नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट पर। आज की इस वीडियो में हम इसरो से संबंधित जो भी जानकारी है, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको कवर करेंगे। देखिए, हम इसरो मिशन, हमारी जो इसरो संस्था है, अंतरिक्ष एजेंसी है, उससे संबंधित आज तक जो भी क्वेश्चन बने हैं, कौन से उन्होंने उपग्रह भेजे हैं, यान भेजे हैं, रॉकेट भेजे हैं, कौन से अभियान उन्होंने भेजे हैं, कौन से मिशन उनके रहे हैं, ये सारी की सारी जानकारी हम इस एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हम शुरू करते हैं पहले भाग से, जो संबंधित है इसरो की बुनियादी जानकारी से संबंधित। तो अगर हम बात करें इसरो की फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो फुल फॉर्म क्या हो गई इसरो की? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिंदी में बोले तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। यह दुनिया की 6 सबसे बड़ी सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है जिनके पास पूर्ण लॉन्च क्षमताएं हैं। देखिए, जो दुनिया की 6 सबसे बड़ी सरकारी एजेंसियां हैं स्पेस से संबंधित, उनमें से एक एजेंसी हमारी इंडिया की इसरो भी है, जिसके पास पूर्ण लॉन्च क्षमताएं पूरी तरह से क्या है, ये लॉन्च कर सकते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। 15 अगस्त, स्वतंत्रता के दिन 15 अगस्त 1969। इसकी स्थापना स्वतंत्रता दिवस के दिन की गई थी और इसे तत्कालीन इनकोस्पार की जगह ली थी। इनकोस्पार की जगह ली थी। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। आगे देखिए, इसरो के संस्थापक और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संस्थापक और पहले अध्यक्ष बताना, डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। संस्थापक और पहले अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसरो का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। इसरो के मुख्यालय भवन का नाम क्या है? अंतरिक्ष भवन। क्या नाम है? अंतरिक्ष भवन। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर, कहाँ पर मुख्यालय? बेंगलुरु, कर्नाटक के अंदर अंतरिक्ष भवन इसको बोला जाता है। इसरो किस सरकारी विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? तो किस सरकारी विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? अंतरिक्ष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, DOS। अंतरिक्ष विभाग सीधे भारत के प्रधानमंत्री PM को रिपोर्ट करता है। किसको रिपोर्ट करता है? अंतरिक्ष विभाग प्रधानमंत्री को सीधे ये रिपोर्ट करता है। इसरो के पहले भारत की अंतरिक्ष समिति का क्या नाम था? सॉरी, इसरो से पहले भारत की अंतरिक्ष समिति का नाम, इसरो से पहले क्या नाम था? इनकोस्पार। हमने पढ़ा था इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इनकोस्पार। तो पहले नाम इसरो क्या था? इनकोस्पार। इसकी स्थापना 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय और डॉक्टर साराभाई के प्रयासों से हुई थी। तो जो इनकोस्पार थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में। जो परमाणु ऊर्जा विभाग के डॉक्टर, जो तत्काल डॉक्टर थे, प्रफुल्ल चंद्र राय और डॉक्टर साराभाई के प्रयासों से इसकी स्थापना की गई थी। देखिए, अब हम दूसरा भाग करेंगे, भारत के ऐतिहासिक पहले मिशन और रिकॉर्ड्स, इस पे बात करेंगे, जो पहला मिशन रहा है और रिकॉर्ड्स रहे हैं। तो भारत का पहला उपग्रह सैटेलाइट कौन सा था? सब जानते हैं, आर्यभट्ट। पहला उपग्रह सैटेलाइट कौन सा था? आर्यभट्ट। इस उपग्रह का नाम प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर रखा गया था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने सबसे महत्वपूर्ण जो खोज थी, किसकी की थी? जीरो की। जीरो की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। तो आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था पहला सैटेलाइट का नाम। आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975 में। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 में, इसे भारत ने खुद लॉन्च नहीं किया था, बल्कि सोवियत संघ, उसमें रूस को सोवियत संघ कहा जाता था, सोवियत संघ के कोसमोस 3M लॉन्च व्हीकल की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो आर्यभट्ट जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, 1975 में लॉन्च किया गया था, 19 अप्रैल 1975 को
भारत ने खुद इसको लॉन्च नहीं किया था, बल्कि रूस जो उस टाइम सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, उसके लॉन्च व्हीकल जिसका क्या नाम था, कोस्मोस 3M। कोस्मोस 3M उसकी मदद से इसको अंतरिक्ष में भेजा गया था। भारत की धरती से भारतीय रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया पहला उपग्रह कौन सा था? देखिए, पहला सोवियत संघ रूस की मदद से किया गया था। अब पूछा है भारत की धरती से पहला रॉकेट लॉन्च किया गया पहला उपग्रह कौन सा था? रोहिणी RS-1। रोहिणी RS-1 उसका नाम था। इसे 1980 में लॉन्च किया गया था, जिसके बाद भारत अंतरिक्ष में खुद का उपग्रह लॉन्च करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना था? छठा देश बना था। छठे नंबर पर देश था जिसने खुद क्या है रॉकेट लॉन्च किया था, खुद रॉकेट में उपग्रह लॉन्च किया था 1980 में। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? राकेश शर्मा। वे 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ यानी रूस के सोयूज T11 मिशन से अंतरिक्ष में गए थे और वहां उन्होंने कितने दिन बिताए थे? 7 दिन बिताए थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय नागरिक कौन थे? राकेश शर्मा। कब गए थे? 1984। कौन से दिन? 3 अप्रैल। 3 अप्रैल 1984 को कहां से गए थे? सोवियत संघ, जिसको अब क्या बोला जा रहा है? रूस के सोयूज T11 मिशन के तहत। कौन से मिशन के तहत? सोयूज T11 मिशन के तहत। और कितने दिन उन्होंने बिताए थे? 7 दिन वहां पर बिताए थे। भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष वेधशाला स्पेस ऑब्जर्वेटरी कौन सी है? स्पेस ऑब्जर्वेटरी अंतरिक्ष वेधशाला बतानी है कौन सी है? एस्ट्रोसैट। कौन सी? एस्ट्रोसैट। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। यह एक समय में एक्सरे, ऑप्टिकल, यूवी, स्पेक्ट्रल बैंड में ब्रह्मांड का अध्ययन कर सकती है। क्या खासियत है? यह क्या है? एक समय में एक्सरे, ऑप्टिकल, यूवी, स्पेक्ट्रल बैंड में ब्रह्मांड का अध्ययन कर सकती है। कब लॉन्च किया गया था इसको? 2015 में। एस्ट्रोसैट को 2015 में लॉन्च किया गया था। समर्पित पहली भारत की अंतरिक्ष वेधशाला ये है। अच्छा, अब देखिए, इसरो ने एक ही मिशन में रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट कब लॉन्च किए थे? 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे इसरो ने एक ही मिशन में 15 फरवरी 2017 में। कब? 15 फरवरी 2017 में 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए थे इसरो ने। यह विश्व रिकॉर्ड PSLV-C-37 रॉकेट के जरिए बनाया था। बाद में 2021 में एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा। कितने सैटेलाइट के साथ? 143। भारत ने कितने लॉन्च किए? 104। और जो स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलोन मस्क की, अमेरिकी कंपनी है एलोन मस्क की। 2021 में उन्होंने कितने सैटेलाइट जो है लॉन्च करके रिकॉर्ड तोड़ा? 143। 104 हमारे थे, 143 उन्होंने एलोन मस्क की जो स्पेस एक्स कंपनी है उन्होंने लॉन्च किए थे। तो भाग 3 में देखेंगे हम इसरो के प्रमुख रॉकेट और टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। भारत के पहले सफल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाम क्या था? नाम बताना है। जो भारत का पहला सफल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 इसको बोला जाता है। इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के डायरेक्टर भारत की मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन भी इनको बोला जाता है। SLV-3 जो सफल लॉन्च व्हीकल था पहला। इसरो का वर्क हॉर्स किस रॉकेट को कहा जाता है? वर्क हॉर्स किस रॉकेट को कहा जाता है? PSLV वर्क हॉर्स कहा जाता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV की फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको क्या बोला जाता है? वर्क हॉर्स इसको बोला जाता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV। अपनी अत्यधिक विश्वसनीयता और लगातार सफलता के कारण इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है। इसी ने चंद्रयान 1 और मंगलयान को लॉन्च किया था। चंद्रयान 1 और मंगलयान को लॉन्च किसने किया था? PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको क्या कहता है? वर्क हॉर्स। छोटे उपग्रह को कम लागत में लॉन्च करने के लिए इसरो ने कौन सा रॉकेट विकसित किया है? जो छोटे उपग्रह है उनको लॉन्च करने के लिए कि कम लागत आए, इसरो ने कौन सा रॉकेट विकसित किया गया है? SSLV
SSLV की फुल फॉर्म स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV की पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV की स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह रॉकेट मात्र 72 घंटे में कुछ ही लोगों की टीम द्वारा असेंबल किया जा सकता है, जबकि बड़े रॉकेट में महीनों का समय लगता है। बड़े रॉकेट में महीनों का समय लगता है, जबकि इसको 72 घंटे ओनली 72 आवर में कुछ लोगों की टीम द्वारा इसको असेंबल किया जा सकता है। पुनः प्रयोज्य रॉकेट तकनीक यानी रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी के लिए इसरो ने हाल ही में कौन सा सफल परीक्षण किया है। देखिए क्या होता है कि रॉकेट को जब हम अंतरिक्ष में भेजते हैं तो उसके जो पार्ट्स है वो अलग हो जाते हैं, तो किसी यूज का नहीं, वो अंतरिक्ष में ही ऐसे घूमता रहता था। तो अब क्या है, रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी आई है, एलोन मस्क ने कर दिखाया है कि रीयूज करने के लिए तो वापस उतार दिया वापस। तो इसी तरह पुनः प्रायोज्य रॉकेट टेक्नोलॉजी रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी के लिए भारत ने हाल ही में कौन सा सफल परीक्षण किया है। परीक्षण कौन सा किया है? RLVLEX, RLVLEX जिसे क्या बोला जाता है? पुष्पक भी बोला जाता है। RLVLEX जिसे क्या कहा जाता है? पुष्पक भी कहते हैं। यह भारत का स्पेस शटल है। यह तकनीक अंतरिक्ष मिशनों की लागत को कई गुना कम कर देगी, क्योंकि इससे रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं पुष्पक RLVLEX। अब हम चौथे भाग में देखेंगे चंद्रयान मिशन, जिसको लूनर मिशन भी कहा जाता है। चंद्रयान मिशन, लूनर मिशन जिसको बोला गया। भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ और इसने क्या खोजा? तो 22 अक्टूबर का दिन था 2008। 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। इसने चांद पर पानी के अणु यानी वाटर मॉलिक्यूल खोजे। पानी के अणु की खोज इसने वहां पर की, चांद पर। पहला मिशन चंद्रयान 2008, 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च हुआ। चंद्रयान 1 के मून इंपैक्ट प्रोब MIP ने चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग करके दुनिया में पहली बार वहां पानी की मौजूदगी का पुख्ता सबूत दिया था। क्रैश लैंडिंग वहां पर हुई थी। चंद्रयान 1 को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था? PSLV C11। PSLV C11, PSLV की हमने फुल फॉर्म देखी थी। बड़ी तरह का रॉकेट है, एक स्मॉल रॉकेट होता है। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको क्या कहा जाता है? वर्क हॉर्स भी इसको बोला जाता है। यह PSLV का एक विशेष रूप था, जिसे PSLV XL एक्स्ट्रा लार्ज कहा गया। एक्स्ट्रा लार्ज इसको कहा गया जिसे अधिक ईंधन क्षमता थी, एक्स्ट्रा लार्ज। चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया गया? 22 जुलाई 2019 को। 22 जुलाई 2019 को। हालांकि इसका लैंडर विक्रम आखिरी क्षण में क्रैश हो गया था, लेकिन इसका ऑर्बिटर जो है वो आज भी चांद पर कक्षा में पूरी तरह से कार्य कर रहा है। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम, जो वहां पर क्रैश हो गया था 2019 में, क्रैश हो गया था विक्रम। लेकिन इसका ऑर्बिटर जो है वो आज भी चंद्रमा की कक्षा है जो इसको उसमें पूरी तरह से काम कर रहा है। चंद्रयान 2 के पदचिन्ह फुटप्रिंट जहां पर पाए गए थे उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया? देखिए चंद्रयान 2 था जो, उसके फुटप्रिंट जहां मिले थे उस पॉइंट में, जहां पर वो उतरा था, फुट पॉइंट जहां पर थे, उसको पॉइंट को क्या नाम दिया गया ये बताना है। तिरंगा पॉइंट। क्या नाम दिया गया? तिरंगा पॉइंट। यह नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चंद्रयान 3 की सफलता के बाद घोषित किया गया था, ताकि यह याद रहे कि प्रयास कभी बेकार नहीं जाते। क्या नाम था? तिरंगा पॉइंट। जो चंद्रयान 3 है कब लॉन्च हुआ और चंद्रमा पर कब लैंड हुआ? लॉन्च हुआ 14 जुलाई 2023 को, लैंड हुआ 23 अगस्त 2023 को। लॉन्च हुआ कब? 14 जुलाई 2023, लैंड हुआ 23 अगस्त 2023 में। भारत की इस ऐतिहासिक सफलता के उपलक्ष्य में हर साल 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। किस उपलक्ष्य में? जो चंद्रयान 3 था वो चंद्रमा पर लैंड हुआ था 23 अगस्त को, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस उस समय से मनाया जाता है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव साउथ पोल पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश कौन सा? सॉफ्ट लैंडिंग, देखिए बात आई है सॉफ्ट लैंडिंग की। साउथ पोल पर, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश कौन सा? भारत। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कौन सा देश है?
पहला देश कौन सा है? भारत। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। अमेरिका, रूस, चीन के बाद लेकिन दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश है? पहला। देखिए दो दो बातें इसमें आती है। एक तो सॉफ्ट लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग करने के मामले में चौथा स्थान भारत का आता है। पहला अमेरिका, रूस और चीन। अमेरिका, रूस और चीन चौथे नंबर पर भारत सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चांद पर। लेकिन चांद के दक्षिण ध्रुव पर, साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश पहला कौन सा है? भारत। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट बनता है। जो चंद्रयान 3 था उसके लैंडर और रोवर का क्या नाम थे? लैंडर और रोवर के नाम बताने चंद्रयान 3 के। तो लैंडर जो था उसका नाम विक्रम, वो रोवर जो था वो प्रज्ञान। तो लैंडर जो विक्रम था वो क्रैश हो गया था, आपको पता है। रोवर जो प्रज्ञान है अब भी वहां पर कक्षा में मौजूद है और हमें इंपॉर्टेंट जानकारी जो दे रहा है। तो विक्रम जो है, विक्रम नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर, और प्रज्ञान नाम संस्कृत शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है ज्ञान या बुद्धिमता। तो देखिए विक्रम जो था अपना लैंडर, जो विक्रम है किसके नाम पर? विक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर। डॉक्टर विक्रम साराभाई को हमने पढ़ा था, क्या बोला जाता है? तो और प्रज्ञान जो है वो संस्कृत शब्द से लिया गया है, इसका अर्थ क्या है? ज्ञान और बुद्धिमता। याद रखिएगा, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। पीएम नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट को क्या नाम दिया? देखिए चंद्रयान 3 है, उसके लैंडिंग पॉइंट को क्या नाम दिया? पहले उसको हमने देखा था, क्या नाम दिया था? तिरंगा पॉइंट। इसको क्या नाम दिया? शिव शक्ति पॉइंट। क्या नाम दिया? शिव शक्ति पॉइंट। यह नाम कल्याणकारी शिव और नारी शक्ति के संकल्प के प्रति शक्ति के समर्पण को दर्शाता है। आगे देखिए, अब हम भाग 5 देखेंगे। इसमें क्या है? मंगलयान और उसके महत्वपूर्ण सौरमंडल मिशन। चंद्रयान हमने देखा, अब मंगलयान देखेंगे। भारत का पहला मंगल मिशन मंगलयान कब लॉन्च किया गया? 5 नवंबर 2013 को। कब लॉन्च किया गया पहला मंगलयान? 5 नवंबर 2013 को। इस मिशन का आधिकारिक नाम जो है मोम, MOM, यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन, मोम, 5 नवंबर 2013 को। अच्छा, पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंच गया था भारत। पहले ही प्रयास में पहुंच गया था भारत। भारत ने 24 सितंबर 2013 को पहले ही चांस में सफलता पाई। यह दुनिया का सबसे सस्ता मंगल मिशन था, जिसकी लागत हॉलीवुड फिल्म जो ग्रेविटी है उसके बजट से भी कम, लगभग 450 करोड़ थी। कितनी कॉस्ट थी? 450 करोड़। सबसे ये सस्ता मिशन रहा मंगल मिशन, और पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश कौन है? भारत। अच्छा, जो मंगलयान की तस्वीर है भारत की किस करेंसी नोट पर छपी थी? 2000 का नोट देखिए लॉन्च किया गया था, जो उस पर क्या थी? मंगलयान की तस्वीर छपी हुई थी, मंगलयान की। नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन के बाद जारी नए 2000 के नोट के पीछे भारत की इस महान वैज्ञानिक उपलब्धि को जगह दी गई थी। देखिए जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, विमुद्रीकरण, नरेंद्र मोदी ने एकदम से घोषणा कर दी थी कि आज रात से ही क्या है, जो नोट है वो बंद, डिमोनेटाइजेशन। और 2000 के नोट में लॉन्च किए गए थे, उसके पीछे किसको जगह दी गई थी? क्या छपा था? मंगलयान जो मिशन है उसकी तस्वीर उस पर छपी हुई थी। सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन कौन सा है? सूर्य का अध्ययन, आदित्य L1। क्या नाम है? आदित्य L1। इसे सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। यह सूर्य की सबसे बाहरी परत यानी कोरोना और सौर हवाओं का अध्ययन कर रहा है। जो सूर्य की बाहरी परत है उसका नाम तो है कोरोना नाम है, और उसकी सौर हवाओं का अध्ययन ये कर रहा है आदित्य L1। ब्लैक होल के अध्ययन के लिए जनवरी 2024 में भेजा गया भारत का पहला पोलारिमेट्री मिशन कौन सा है? पोलारिमेट्री मिशन जो ब्लैक होल के अध्ययन के लिए जनवरी 2024 में भेजा गया है, क्या नाम है? एक्सपोसैट। क्या नाम है? एक्सपोसैट। इस तरह का मिशन भेजने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बना, पहला अमेरिका है। यह ब्रह्मांड के तीव्र एक्सरे स्रोत और ब्लैक होल का अध्ययन
करता है। ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए एक्सपोसैट 2024 जनवरी में ये लॉन्च किया गया है मिशन। भाग 6 में देखेंगे गगनयान और आगामी संयुक्त मिशन। गगनयान देखेंगे। गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? गगनयान जो आगामी मिशन है, फ्यूचर में ये होगा, इस पर बात चल रही है। तो गगनयान मिशन जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना। कितने? 3। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, जो यात्रियों को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाएगा। 400 किलोमीटर ऊपर। गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के ग्रुप लीडर कौन है? जो 4 यात्री चुने गए हैं उसके ग्रुप लीडर है प्रशांत बालकृष्णन नायर। प्रशांत बालकृष्णन नायर। चुने हुए 4 यात्री प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजित कृष्णन, शुभांशु शुक्ला। भारतीय वायुसेना IAF के विंग कमांडर और ग्रुप कैप्टन रैंक के टेस्ट पायलट हैं। कौन है ये जो 4 यात्री जो चुने गए हैं? नाम याद रखिएगा, प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजित कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। भारत की वायुसेना IAF के विंग कमांडर और ग्रुप कैप्टन रैंक के टेस्ट पायलट हैं। इनकी एक बुक भी आई है शुभांशु शुक्ला की। हम जो करंट अफेयर कर रहे हैं उसमें हमने इसका जिक्र किया था, बताया था हमने इसके बारे में डिटेल से। आप करंट अफेयर भी देख सकते हैं हमारी, हम डेली करंट अफेयर डालते हैं। तो गगनयान मिशन के लिए इसरो द्वारा विकसित महिला रोबोट का क्या नाम है? जो गगनयान मिशन है उसके लिए इसरो ने क्या विकसित किया है? महिला रोबोट, ह्यूमनोइड महिला रोबोट। उसका नाम बताना है। इसका नाम है व्योममित्र। क्या नाम है? व्योममित्र। व्योममित्र 2 शब्दों से बना है, व्योम और मित्र। जो व्योम है उसका मतलब है अंतरिक्ष और मित्र का दोस्त। यह मानव मिशन से पहले सुरक्षा जांच के लिए बिना क्रू वाले गगनयान ट्रायल में भेजी जाएगी। बिना क्रू वाले गगनयान ट्रायल में भेजी जाएगी। क्या नाम है? व्योममित्र, अंतरिक्ष मित्र। ये एक टेस्टिंग यानी ट्रायल बेस पे ये बनाई गई है, इसको भेजा जाएगा। अच्छा, शुक्र की बात करें तो शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए इसरो का प्रस्तावित मिशन कौन सा है? शुक्रयान-1। शुक्र के लिए शुक्रयान-1। यह मिशन शुक्र, वीनस की वायुमंडल और उनकी सल्फ्यूरिक एसिड वाली जहरीली गैसों की परत का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। अच्छा, अभी एक वीनस के लिए एक और अभियान लॉन्च किया है भारत ने। किसकी मदद से किया है? ये भी हमने करंट अफेयर में देखा था, आप जरूर देखिएगा वीडियो। तो शुक्र जो वीनस के वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड है और जहरीली गैसों के अध्ययन के लिए क्या शुक्रयान-1 मिशन जो है भारत का, इसरो का रहने वाला है। चंद्रयान-4 मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या होगा? चंद्रयान-4 इसका लक्ष्य रहेगा चंद्रमा की मिट्टी के नमूने एकत्रित करके पृथ्वी पर वापस लाना। चंद्रमा की मिट्टी के नमूने एकत्रित कर पृथ्वी पर वापस लाना इसका मुख्य लक्ष्य रहेगा चंद्रयान-4 का। यह एक सैंपल रिटर्न मिशन होगा जिसमें पहली बार भारतीय यान चांद से वापस पृथ्वी पर लैंड करेगा। देखिए, चांद पर जाएगा और फिर वापस धरती पर लैंड करेगा। क्या करके? सैंपल कलेक्ट करके। सैंपल रिटर्न मिशन इसको बोला गया है। चंद्रमा पे जो मिट्टी है उसके नमूने वापस पृथ्वी पर ये लेकर आएगा। चंद्रमा के ध्रुवों पर पानी की खोज के लिए भारत और जापान का संयुक्त मिशन कौन सा है? भारत और जापान का। किस लिए? वहां पर ध्रुव है जो उन पे पानी की खोज के लिए। इसका नाम दिया गया है लूपेक्स। क्या नाम दिया गया है? लूपेक्स। लूपेक्स की फुल फॉर्म लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, लूपेक्स। इसमें जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा रॉकेट और रोवर देगी, जबकि भारत का इसरो इसे लैंडर तैयार करेगा। इसका लैंडर तैयार करेगा। देखिए, संयुक्त मिशन है भारत और जापान का, लूपेक्स। इसमें क्या है, जो जापान की एजेंसी है स्पेस एजेंसी, उसका नाम क्या है? जाक्सा। हमारी का इसरो, इंडिया का इसरो, जापान की का जाक्सा। तो जाक्सा जो है वो क्या देगी? रॉकेट और रोवर देगी। रॉकेट और रोवर देगी। और लैंडर कौन तैयार करेगा? इसरो।
लैंडर तैयार करेगा इसरो, भारत का स्पेस एजेंसी इसरो। इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन, जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन कौन सा है? भारत और इसरो और नासा का, इसरो और नासा का संयुक्त मिशन पृथ्वी अवलोकन मिशन कौन सा है? निसार। निसार इसकी फुल फॉर्म क्या रहने वाली है? नासा इसरो साइंटिफिक अपर्चर राडार, निसार। यह दुनिया का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट माना जा रहा है। यह पूरी पृथ्वी की सतह और उसकी बर्फ की चादरों में होने वाले बदलाव को हर 12 दिन में मैप करेगा। क्या करेगा? सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ये माना जा रहा है जो निसार है, और यह पूरी पृथ्वी की सतह और उसकी बर्फ की जो चादर है उसमें बदलाव जो हो रहे हैं उसका हर 12 दिन में इसको मैप करेगा। कितने दिन में? हर 12 दिन में मैप करेगा। भाग 7 देखिए, स्पेस पोर्ट केंद्र और नेविगेशन। इसरो के सभी रॉकेट किस स्पेस पोर्ट से लॉन्च किए जाते हैं? इसरो के कौन सा स्पेस पोर्ट है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। कहां पर है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सतीश धवन स्पेस सेंटर। श्रीहरिकोटा को इसके पूर्वी तट होने और भूमध्य रेखा इक्वेटर के नजदीक होने के कारण चुना गया था, जिससे रॉकेट लॉन्चिंग के समय पृथ्वी की घूर्णन गति, रोटेशन स्पीड का जो है फायदा मिलता रहे। कहां पर? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, सतीश धवन स्पेस सेंटर, यहां से लॉन्च किए जाते हैं। अच्छा, जो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है वो कहां पर स्थित है? एक थुम्बा भी है, वो है केरल के अंदर तिरुवनंतपुरम में। केरल के अंदर तिरुवनंतपुरम में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, क्योंकि यह पृथ्वी की मैग्नेटिक इक्वेटर चुंबकीय भूमध्य रेखा के बिल्कुल करीब है। यहीं से भारत के अंतरिक्ष सफर की शुरुआत साइकिल और बैलगाड़ी पर रॉकेट के पुर्जे होकर की गई थी। आपने इसकी रील भी देखी होगी, वीडियो देखी होगी, साइकिल पर जो है पुर्जे लेकर जा रहे हैं रॉकेट के। तो यहीं से इसका यहीं की है, यहीं से अंतरिक्ष जो सफर है भारत का वो शुरू हुआ था। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च व्हीकल कहां पर है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। इसरो के रॉकेट इंजनों का निर्माण और परीक्षण कहां होता है? क्या है? रॉकेट के इंजन और उसका निर्माण और परीक्षण कहां पर किया जाता है? लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, LPSC, महेंद्रगिरी, तमिलनाडु। महेंद्रगिरी, तमिलनाडु, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, LPSC। यह इसरो का मुख्य केंद्र है, जहां भारत की सबसे शक्तिशाली क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण और विकास किया जाता है। अच्छा, भारत के किस नेविगेशन सिस्टम को नाविक कहा गया? NAVIC। IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। नाविक, भारत का नेविगेशन जो है क्या बोला गया? नाविक, नाविक कहा गया जो नेविगेशन सिस्टम है। IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। नाविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्टिनेंट कॉन्स्टिलेशन, भारत का खुद का GPS है जो भारत और उसकी सीमाओं से 1500 किलोमीटर दूर तक बिल्कुल सटीक लोकेशन बताता है। भारत और उसकी सीमाओं से 1500 किलोमीटर दूर तक इसकी सटीक लोकेशन बताता है। क्या नाम इसका? नाविक, भारत का जो खुद का GPS है। इसरो के भविष्य के लक्ष्य, जो भविष्य के टारगेट है उनको देखेंगे। भारत ने किस वर्ष तक अपना स्वयं का भारतीय अंतरिक्ष स्पेस जो स्टेशन है इसको बनाने का लक्ष्य रखा है? 2035 तक। अंतरिक्ष स्टेशन देखिए, जो पृथ्वी से ऊपर रहकर कार्य करता है अंतरिक्ष स्टेशन, वहां पर जो अंतरिक्ष यात्री में हैं वे रहते हैं। तो इस स्पेस स्टेशन का नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS होगा, जहां भारतीय वैज्ञानिक अंतरिक्ष में रहकर रिसर्च कर सकेंगे। देखिए, नासा का भी एक अंतरिक्ष स्टेशन है, तो भारत भी अपना 2035 तक इसको बनाने पर विचार कर रहा है।
लक्ष्य रखा गया है। घोषित लक्ष्य के अनुसार भारत किस वर्ष तक पहले भारतीय को चंद्रमा पर उतारेगा? 2040 तक। कब तक? 2040 तक। यह प्रधानमंत्री द्वारा इसरो को दिया गया एक दीर्घकालीन विजन, लॉन्ग टर्म विजन है, जिसके तहत भारत का खुद मानव युक्त मून मिशन भेजा जाएगा। 2040 तक क्या है? चंद्रमा पर भारत जो है अपना पहला भारतीय जो अंतरिक्ष पर उतारेगा। भाग 9 में देखेंगे मिशन रॉकेट और सैटेलाइट का वजन। वजन क्या रहता है इनका? चंद्रयान 3 और गगनयान मिशन के लिए उपयोग किए जाने वाले इसरो के सबसे भारी रॉकेट का क्या नाम है? चंद्रयान 3 और गगनयान मिशन जो है उनके लिए इसरो के सबसे भारी रॉकेट का नाम LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। सबसे भारी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3। इसे पहले GSLV-MK3 के नाम से जाना जाता था। इसकी अपार क्षमता और ताकत के कारण वैज्ञानिकों ने इसे प्यार से बाहुबली रॉकेट, फैट बॉय भी कहते हैं। फैट बॉय भी किसको कहते हैं? LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो सबसे भारी इसरो का सबसे भारी रॉकेट है, फैट बॉय या बाहुबली रॉकेट भी इसको बोला गया, कहा जाता है इसको। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 का कुल वजन कितना है? 640 टन। कितना है? 640 टन। 640 टन वजन लगभग 5 बड़े कमर्शियल हवाई जहाज जो पूरी तरह से भरे हुए हैं उनके बराबर होता है। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान का कुल वजन, टोटल लॉन्च मास कितना था? चंद्रयान का था 3900 किलोग्राम। कितना था? 3900 किलोग्राम। इसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल का वजन 2148 केजी और लैंडर मॉड्यूल रोवर सहित का वजन 1752 केजी शामिल था। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का संयुक्त वजन कितना था? संयुक्त वजन था 1752 केजी। लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान, पहले भी चर्चा की हमने इस बारे में। कितना इनका मिलाकर कुल वजन कितना था? 1752 केजी। इस मॉड्यूल को चांद की सतह पर सुरक्षित उतारने के लिए इसमें 4 थ्रोट लेबल इंजन लगाए गए थे। 4 कितने लगाए गए थे? 4 थ्रोट लेबल इंजन लगाए गए थे इसमें। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर का व्यक्तिगत वजन कितना था? जो प्रज्ञान रोवर है जो अभी तक काम कर रहा है उसका वजन कितना था? 26 किलोग्राम। केवल 26 किलोग्राम। यह छोटा सा 6 पहियों वाला रोवर पूरी तरह सोलर पावर से संचालित था और इसके पहियों पर इसरो का लोगो और अशोक स्तंभ उकेरा गया था। कितना वजन था? 26 किलोग्राम। कितने पहिए थे? 6 पहिए। कौन सी ऊर्जा पर काम करता है? सौर ऊर्जा, सोलर पावर पर काम करता है ये। और इसके पहियों पर इसरो का लोगो था और क्या था? अशोक स्तंभ। भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सा रहने वाला है? आदित्य L1। देखा था हमने। इसका वजन कितना था? 1475 किलोग्राम। कितना वजन था? 1475। इसमें से केवल 244 केजी वजन है इसके वैज्ञानिक उपकरण का था जो सूरज की स्टडी कर रहे हैं। जो 244 केजी वजन है जो सूर्य की स्टडी कर रहे हैं उसका वजन सिर्फ कितना था? 244 केजी वजन। भारत के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-11 का वजन कितना है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट ये है GSAT-11। इसका वजन 5854 किलोग्राम, 5854 किलोग्राम। यह इतना भारी था कि इसे इसरो अपने रॉकेट से लॉन्च नहीं कर सकता था। इसके लिए फ्रांस का एरियन 5 रॉकेट की मदद लेनी पड़ी थी। इसे बिग बर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिग बर्ड। कितना वेट, मास कितना था? 5854 किलोग्राम। GSAT-11 जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अच्छा, भाग 10 जो है इसमें दूरियां और तकनीकी टर्म रहेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। आदित्य L1 मिशन में L1 का अर्थ क्या है? आदित्य L1 मिशन याद कीजिएगा कौन सा मिशन है ये? जो सूर्य के लिए भेजा गया है, सूर्य के लिए भेजा गया है उसका वहां पर अध्ययन करेगा। आदित्य L1 मिशन में L1 का मतलब बताना क्या है? क्या क्या मतलब है? लैग्रेंजियन पॉइंट 1।
लैग्रेंजियन पॉइंट 1 इसका अर्थ है। लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में वह स्थान होता है जहां पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल जो ग्रेविटी फोर्स है आपस में संतुलित हो जाता है, जिससे उपग्रह एक ही जगह स्थिर रहकर बिना ईंधन खर्च किए काम कर सकता है। लैग्रेंजियन पॉइंट क्या हो गया? जहां पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो संतुलित हो जाता है। मतलब क्या है? उससे क्या है, जो उपग्रह है एक जगह पर रहकर ईंधन खर्च नहीं होगा, वहां पर एक जगह खड़े रहकर वो काम कर सकता है। लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? पृथ्वी से दूरी बतानी है, लगभग 15 लाख किलोमीटर। कितनी दूर है? 15 लाख किलोमीटर। यह दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी का मात्र कितना है? 1% है। लेकिन यहां से सूर्य पर बिना किसी ग्रहण के 24 घंटे लगातार नजर रखी जा सकती है। बिना किसी ग्रहण की 24 घंटे नजर रखी जा सकती है अभी सूरज पर यहाँ से। और कितना जो पृथ्वी की और सूर्य के बीच की दूरी है उसका कितना प्रतिशत है? ये मात्र 1%। देखिए, अगर 100% कुल दूरी है उसका 1% ही ये है 15 लाख किलोमीटर। लगभग कितनी दूर स्थित है? 15 लाख किलोमीटर दूर। तो दोस्तों, ये थे हमारे क्वेश्चन इसरो से संबंधित, उनके मिशन से संबंधित, कौन कौन से मिशन भेजे हैं, कितना वेट है, कितनी दूरी है, सारी चीजें हमने, उनके नाम क्या है, कौन से मिशन आगामी मिशन रहने वाले हैं वो कौन से हैं, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की हैं। एक बार हो सकता है वीडियो समझ ना आए, दोबारा देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। हमने कोई भी क्वेश्चन जो इनमें नहीं छोड़ा है, लगभग सारे क्वेश्चन हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की हम और भी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। करंट अफेयर भी हम करवा रहे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, धन्यवाद।